कहां तक पढ़ा दिया था? काई की एप्लीकेशंस? वो तो खत्म हो गया था, खत्म हो गया। गोल्ड नंबर क्वेश्चन हो गए थे। गोल्ड नंबर बता दिया था, बता दिया था ना गोल्ड नंबर। क्वेश्चन करिए, सॉल्व इसको। जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में अपन ने गोल्ड नंबर देख लिया था, है ना? एक बार गोल्ड नंबर मैं बता देता हूं वापस से आपको, रिकॉल कर लेते हैं इसको। गोल्ड नंबर क्या बताया था मैंने? गोल्ड नंबर कैसे बताया था मैंने आपको? द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ अ हाइड्रोफिलिक कोलॉइड दैट विल जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml of standard gold sol on addition of 1 ml of 10% NaCl solution is known as gold number of that protector। ऐसे बताया था मैंने। कितना मिलीग्राम लायोफिलिक का इस 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल में ऐड करें ताकि 1 ml ऑफ 10% NaCl के एडिशन के कारण इसका प्रेसिपिटेशन जस्ट प्रिवेंट हो, उसे बोलेंगे गोल्ड नंबर। मतलब जितना भी मिलीग्राम डालेंगे वही क्या होगा? गोल्ड नंबर होगा। करो इसको सॉल्व। 25 आएगा। बाकी भी निकालो। अब क्वेश्चन दिख रहा होगा आप सभी को। देखो, दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन। कैसे करेंगे? एक तो अगर आपको डेफिनेशन बिल्कुल याद है, डेफिनेशन बिल्कुल याद है तो यहां पर आप देखिए, स्टैंडर्ड गोल्ड सोल कितना होना चाहिए? 10 ml होना चाहिए, है ना? इलेक्ट्रोलाइट कौन होना चाहिए? NaCl होना चाहिए। और इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 ml। इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। अब जितना भी मिलीग्राम आप लायोफिलिक डालोगे वही क्या हो जाएगा? गोल्ड नंबर। अब आपने यहां पर स्टार्च लिया है लायोफिलिक, कितना ग्राम डाला? 0.025। मतलब अपन कह सकते हैं वेट ऑफ स्टार्च, ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.025 ग्राम के बराबर। पर अपन गोल्ड नंबर किस में मेजर करते हैं? लायोफिलिक का वेट जो होगा वो किस में होना चाहिए? मिलीग्राम में होना चाहिए। और अपन जानते हैं 1 ग्राम किसके बराबर होता है? 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। मतलब मैं कह सकता हूं वेट ऑफ स्टार्च ये किसके बराबर हो जाएगा? इंटू 1000 कर दो, ये हो जाएगा 25 मिलीग्राम। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा? गोल्ड नंबर। जितना मिलीग्राम लायोफिलिक आप ऐड करोगे वही क्या हो जाएगा? गोल्ड नंबर हो जाएगा। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, फॉर्मूले की मदद से। याद करो, गोल्ड नंबर का फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट क्लास में। गोल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ लायोफिलिक इन मिलीग्राम। मिलीग्राम में कितना मास हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल इन ml, लायोफोबिक सोल, गोल्ड सोल कितना लिया 10 ml, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, ये आ जाएगा 25। गोल्ड नंबर कितना आ गया 25। इस पे किसको डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू लास्ट क्लास में बताई थी। इलेक्ट्रोलाइट का कितना मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल्स में, ताकि 1 लीटर सोल्यूशन 2 घंटे में क्या हो जाए, कोगुलेट हो जाए। इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम कंसंट्रेशन किस में लेना है, मिलीमोल्स में लेना है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें, 20 लीटर ऑफ अ नेगेटिव सोल रिक्वायर्ड 0.104 ग्राम BaCl2 फॉर इट्स कोगुलेशन, डिटरमाइन द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर इलेक्ट्रोलाइट कौन लिया गया है, BaCl2। तो BaCl2 की क्वांटिटी आपको निकालनी है मिलीमोल्स में, और किसके लिए निकालनी है, 1 लीटर के लिए निकालनी है। बताओ आंसर क्या होगा। BaCl2 का मोलर मास क्या होता है, 208। आपने क्या बताया था, और किसी का कुछ, 1/40, 1/40 बिल्कुल सही है, वही होता है 1/40, 0.025 नहीं बिल्कुल सही है, बस डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं, कोगुलेशन वैल्यू, इसका एक और नाम होता है फ्लोकुलेशन वैल्यू। अब इसको डिफाइन अपन ने कैसे करा था, इलेक्ट्रोलाइट का वो मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल्स में, ताकि 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन का क्या हो जाए, प्रेसिपिटेशन हो जाए। ठीक है, अब 20 लीटर का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उसके लिए अपन कितना इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, 0.104 ग्राम डाल रहे हैं। तो सबसे पहले तो निकालेंगे मोल्स ऑफ BaCl2, क्योंकि कोगुलेशन वैल्यू जो निकालते हैं वो मिली मोल्स में निकालते हैं, तो सबसे पहले मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 208, ये आ जाएगा 1/2, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। अब इसी को मिलीमोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मिलीमोल, मतलब ये रह कितना जाएगा, 0.5 मिलीमोल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया, 0.5 मिलीमोल लिया, है ना। ये क्या कर रहा है, 20 लीटर सोल्यूशन को कोगुलेट कर रहा है। और कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, 1 लीटर सोल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए जितना वॉल्यूम, या मैं कहता हूं जितना मिलीमोल्स चाहिए होता है, उसे कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। 1 लीटर सोल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए जितना मोल रिक्वायर्ड है, उसे ही क्या बोलेंगे अपन, कोगुलेशन वैल्यू। मोल्स यहां पर अपन को मिलीमोल्स में कोट करना है। मतलब मैं कह सकता हूं 20 लीटर ऑफ सोल रिक्वायर्स 0.5 मिलीमोल। तो 1 लीटर को कोगुलेट करने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 20, ये हो जाएगा 1/4, मतलब 0.25 इंटू 10⁻⁻1 मिलीमोल, तो हो जाएगा 0.025 मिलीमोल। तो कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, 1 लीटर को कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का जो मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है मिलीमोल्स में, उसे क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू। तो कोगुलेशन वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, 0.025। तो कोगुलेशन वैल्यू की बात करें, कोगुलेशन वैल्यू हो जाएगी 1/40 और 0.025।
ये कोगुलेशन वैल्यू होगी। 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का वो मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल्स में, उसे क्या बोलते हैं? कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। हटा दो इसको। एक और क्वेश्चन करेंगे। इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले तो ये पता करो यहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन होगा वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन होगा या पॉजिटिव? कैसे कह सकते हो पॉजिटिव? ऑल फीमेल क्रिमिनल्स ऑफ मेट ब्लडी पांडु, ऑल फीमेल क्रिमिनल्स ऑफ हैदराबाद मेट ब्लडी पांडु, फीमेल एफई, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन है। इसको कोगुलेट कौन करेगा? नेगेटिव आयन। बताओ आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए किस किसको लग रहा है? बी, सी, डी? डी आपको लग रहा है? आंसर बी है। जिनका भी ए आ रहा है उन्होंने पावर निकाली है और यहां पर पूछ रहा है कोगुलेशन वैल्यू। कम अमाउंट में जो ज्यादा इफेक्ट दे उसकी पावर ज्यादा, मतलब जिसकी पावर ज्यादा उसका अमाउंट चाहिए होगा कम। आपने पावर निकाल ली। अब इसकी पावर ज्यादा मतलब इसका अमाउंट चाहिए होगा कम, अमाउंट चाहिए होगा कम, जस्ट रिवर्स ऑर्डर आएगा। इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा ये फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसके लिए वो पूरी टेबल मैंने आपको याद करा रखी है, ठीक है। और अभी रिसेंटली वो क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से पॉजिटिव होते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं। आप देखना एक्सरसाइज नंबर 2 में मिल जाएगा आपको। ड्यूरिंग कोविड पूछा हुआ है एक क्वेश्चन, है ना। जब डिस्कस करेंगे अपन उसको देखेंगे। फिर ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसको नेगेटिव पार्टिकल कोलाइड करेगा, कोगुलेट करेगा। मतलब नेगेटिव पार्टिकल यहां से कौन सा मिलेगा? PO4-3, यहां से SO4-2, यहां से Cl- और यहां से FeCN6-4। अब आप मुझे बताओ पावर किसकी ज्यादा? इसका अगर एक पार्टिकल लूंगा तो ये साइमल्टेनियसली 4 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। सबसे ज्यादा पावरफुल ये है। मतलब मैं कह सकता हूं कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? 4 की। उससे कम किसकी होगी? 1 की। उससे कम 3 की। और सबसे कम 2 की। कह सकते हैं इसका एक पार्टिकल 4 को न्यूट्रलाइज करेगा, इसका एक पार्टिकल 3 को न्यूट्रलाइज करेगा, इसका एक पार्टिकल 2 को न्यूट्रलाइज करेगा और इसका एक पार्टिकल 1 को न्यूट्रलाइज करेगा। और मैंने आपको बताया था कम अमाउंट में जो ज्यादा इफेक्ट दे उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा। मतलब जिसकी पावर ज्यादा उसका अमाउंट कम। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं कोगुलेशन वैल्यू की तो सबसे कम वैल्यू किसकी होगी? 4 की। और सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? 2 की। उससे कम होगी 3 की, उससे कम फर्स्ट की और सबसे कम 4 की। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सिली मिस्टेक्स। जब भी क्वेश्चन पढ़ो अंडरलाइन कर करके पढ़ा करो और एटलीस्ट उसको अंडरलाइन जरूर करा करो जो फाइंड करना है। आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर पूछ रहा था कोगुलेशन वैल्यू और आपने निकाल क्या लिया? कोगुलेटिंग पावर निकाल लिया, प्रेसिपिटेटिंग पावर निकाल लिया। ये गलती करी। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, बिल्कुल फिक्स वैरायटी के न्यूमेरिकल्स बनता है यहाँ पर। जितनी भी यहाँ पर मैंने आपको वैरायटी दिखाई है बस इतनी ही वैरायटी बनती है।
ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें, हाँ लिख लो। नेक्स्ट अपन लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का, दैट इज कैटालिसिस। और कैटलिस्ट के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं, कहां पर? केमिकल काइनेटिक्स में। याद है कैटलिस्ट कौन होता है? कौन होता है? कैटलिस्ट कौन होता है? हाँ 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 हाँ, कुछ कह रहे हो आप। आवारा होता है, किसको छेड़ता है और छिड़ कौन जाती है? बिटार दूं? बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, कुछ भी नहीं करता है, हमेशा बढ़ाता है। हमेशा क्या करता है? बढ़ाता है। अब कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस की बात करें, substances which accelerate the rate of a chemical reaction and themselves remains chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst and the phenomena is known as catalysis। इसका मतलब क्या है? वो सब्सटेंस जो रिएक्शन की रेट को क्या करे? हमेशा एक्सेलरेट करे, कंट्रोल भी नहीं करे। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? बढ़ाना घटाना दोनों नहीं, कंट्रोल नहीं करे, हमेशा क्या करे? एक्सेलरेट करे। और साथ ही साथ ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड होल कंप्लीट रिएक्शन, मतलब पूरी रिएक्शन के दौरान वो क्या रहे? केमिकली, साथ ही साथ क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड रहे। मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन उसका चेंज ना हो, साथ ही साथ उसके क्वांटिटी में भी कोई चेंज ना हो। उस सब्सटेंस को अपन बोलते हैं कैटलिस्ट और फिनोमेना को बोलते हैं कैटालिसिस। याद करो, बताया था सुबह सुबह निकलेगा आवारा, बिल्कुल फुस फुस सब कुछ लगा लोगों कर, जैसे निकलता है वैसे का वैसा ही वापस घर में लौटता है। कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है क्या? मास वास में चेंज नजर आता है क्या? हाँ ये कह सकते हो फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाता है। हो सकता है पिटाई खाली हो, है ना? बिल्कुल चकाचक होकर निकला था सुबह, पर बिल्कुल बूथ बनकर आएगा शाम को। अरे निकल आते, आएगा नहीं आएगा बताओ? बिल्कुल उसी फ्रेशनेस के साथ आएगा क्या? नहीं, वैसा नहीं आएगा। और सेम मैं अगर कैटलिस्ट की बात करूं तो कैटलिस्ट का फिजिकल फॉर्म भी चेंज हो सकता है। सपोज करो रिएक्टेंट्स जो थे वो कम टेम्परेचर पे मौजूद थे, पर जो प्रोडक्ट बना वो हाई टेम्परेचर पे बना, तो ये हो सकता है कि कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, पर केमिकल कॉम्पोजिशन और क्वांटिटेटिवली वो क्या रहेगा? हमेशा अनचेंज रहेगा। अब अगर मैं बात करूं, फिनोमिना कहलाता है कैटालिसिस। फिनोमिना क्या कहलाता है? कैटालिसिस कहलाता है। और ये दो टाइप के होते हैं। कैटालिसिस आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस, होमो मतलब सेम। अब सेम क्या रहेगा? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का अगर फेज सेम है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का अगर फेज सेम है तो कहलाएगा होमोजीनियस कैटालिसिस। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज डिफरेंट है तो कहलाएगा हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, क्या कहलाएगा? होमोजीनियस कैटालिसिस। और जनरली फेज क्या रहेगा? लिक्विड और गैस। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जिसका भी होगा वो हमेशा क्या होगा? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस होगा। द रिएक्टेंट्स एंड द कैटलिस्ट आर इन द डिफरेंट फेज। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन इनके एग्जांपल्स की बात करें तो मैं एक चीज बताता हूं आपको। इस सेक्शन में अपन को पता है क्या पढ़ना है? इन टर्म्स के बारे में जानना है। ठीक है, अब यहां पर जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसमें आपको दिखाई देंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, चेम्बर प्रोसेस, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये सारे एग्जाम्पल नजर आएंगे आपको। अपन को ये एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ने हैं, अपन को बस एग्जाम्पल पहचानना है कि होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है या हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है। अब याद करो, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर अपन ने पढ़ रखा था केमिकल काइनेटिक्स में, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम पढ़ रखा था केमिकल काइनेटिक्स में। तो इन रिएक्शंस के बारे में यहां नहीं पढ़ना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ना है, हेबर्स प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ना है। अपन को तो बस ये जानना है यहां पर कि ये होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल होगा या हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल होगा। यहां पर अगर अलग अलग नेम रिएक्शंस की बात करें, ये नेम रिएक्शंस आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। अभी आपकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक शुरू नहीं हुई है, तो इन चीजों के बारे में आप कहां पढ़ोगे? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, कंडीशंस पढ़ोगे, कैटलिस्ट कौन होता है वहां पर, वो सब पढ़ोगे। अभी तो अपन को क्या पहचानना है? ये टर्म्स समझनी है। होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्या है। तो अगर मैं यहां पर एग्जांपल्स लूं,
होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल्स की बात करेंगे। सबसे पहले नजर आ रहा है लीड चेंबर प्रोसेस। अब ये लीड चेंबर प्रोसेस होता क्या है, इसको यहां पर ध्यान नहीं देना है। अपन को तो ये पता करना है क्या लीड चेंबर प्रोसेस होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल है। कैसे पता चला? रिएक्टेंट्स का जो फेज है वो गैस है, कैटालिस्ट का जो फेज है गैस है, सेम फेज में है, मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसको अपन ने डिटेल में पढ़ा था, कहां पर? केमिकल काइनेटिक्स में। कौन सी ऑर्डर कहलाती है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलो या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, यहां पर आप फेज देखो रिएक्टेंट का, लिक्विड, कैटालिस्ट जो है वो भी लिक्विड, सेम फेज, होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये अपन ने पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, लिक्विड लिक्विड, कैटालिस्ट भी क्या है? लिक्विड, सेम फेज, मतलब मैं कह सकता हूं होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हेटेरोजीनियस कैटालिसिस की, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एक और नाम होता है सरफेस कैटालिसिस। इसके एग्जांपल्स की बात करें, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, यहां पर जो अपन कैटालिस्ट यूज करते हैं वो होता है सॉलिड प्लैटिनम। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो यहां पर अपन कह सकते हैं SO2 और O2 की रिएक्शन होगी, क्योंकि कह रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों क्या होते हैं? गैस, कैटालिस्ट गैस, सॉलिड, डिफरेंट फेज, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट एग्जांपल है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस आपने पढ़ रखी है 11th क्लास में। फॉर्मेशन किसका होता है? NH3 का होता है। रिएक्टेंट्स यहां पर क्या होंगे? गैस, पर यहां पर जो कैटालिस्ट होगा वो क्या होगा? Fe, सॉलिड। साथ ही साथ याद करो, आपको यह भी बताया गया होगा कि जो प्रोमोटर होता है वो मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, फेज की बात करें, रिएक्टेंट के फेज क्या है? सेम, पर अगर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के फेज की बात करें ये डिफरेंट है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करें डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, फेज डिफरेंट है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, फेज रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के डिफरेंट है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। यहां पर निकल की जगह अपन प्लैटिनम भी लेते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर आप देखिए रिएक्टेंट सेम फेज में है, पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट के फेज की बात करें क्या है? डिफरेंट है, मतलब हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। क्लियर है? आता है टर्म, क्लियर है ना। नेक्स्ट बात करें सम अदर रिलेटेड टर्म्स, इनको समझना पड़ेगा अपन को, हर एक टर्म को समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले टर्म आ रहा है यहां पर प्रमोटर। प्रमोटर आप सब जानते हैं क्या होता है? वो सब्सटेंस होता है जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। Those substances which do not themselves act as catalysts, but their presence increases the activity of catalyst are called catalytic promoters. इसके एग्जाम्पल की बात करें, हेबर्स प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है वो Fe होता है, पर जो प्रमोटर होता है वो मोलिब्डेनम होता है। पढ़ रखा होगा आपने, है ना। प्रमोटर कौन हो जाएगा? मोलिब्डेनम हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से अपन समझ सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, नेट का एग्जाम कौन देगा, आप या मैं? आप दोगे। मॉड्यूल सारे कौन सॉल्व करेगा? बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आप। टेस्ट कौन देगा? फॉर्म कौन भरेगा नेट का? यहाँ पर एलन में पैसे कौन देगा? क्लास में बेंचों पे कौन बैठेगा? खून पसीने की मेहनत कौन करेगा? बात समझ में आ रही है ना? सब आप ही को करना है, मतलब डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। डायरेक्टली कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब आप क्या हो? कैटलिस्ट। आपकी एक्टिविटी को कौन इंक्रीज करेगा? बात समझ में आ रही है? आपकी एक्टिविटी को कौन इंक्रीज करेगा? मैं कहता हूं टेबल याद करनी है, नहीं करेंगे हम? आप बताओ कौन बोलता है? आप बोलते हो। याद कौन कराता है? तरीका मैं बताता हूं। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं आपकी एक्टिविटी को क्या कर रहा हूं? एनहेंस कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। मतलब मैं आपके लिए क्या हो गया? प्रोमोटर हो गया। क्या मैं डायरेक्टली एग्जाम में पार्टिसिपेट करूंगा? क्या मैं वहां पर आपकी हेल्प करूंगा? क्या मुझे एग्जाम देना है? नहीं, मैं डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, पर मैं इनडायरेक्टली आपकी एक्टिविटी एनहेंस करूंगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये प्रमोटर का काम होता है। वो डायरेक्टली कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करता, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनहिबिटर, इनहिबिटर तो नाम आपको पता होगा, नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। अगर रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब कह सकता हूं एनर्जी बैरियर जो होगा उसको बढ़ाएंगे। एनर्जी बैरियर मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएंगे। The substance which decreases the rate of chemical reaction is called inhibitor. It increases the activation energy for the reaction. अब बहुत सारे रिएक्शंस में आपको पता है इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं और इनहिबिटर करते क्या हैं।
एटलीस्ट मैं ये समझ में आता चाहिए कि इनहिबिटर करते क्या है, वो क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करते हैं। अब यहां पर एग्जांपल दे रखा है, आपसे एग्जामिनर पता है कैसे पूछेगा, वो ये कहेगा इन द ऑक्सीडेशन ऑफ Na2SO3, सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन में जब अपन यहां पर इथेनॉल यूज करते हैं तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इस रिएक्शन में जो इथेनॉल है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है ना, तो 4 ऑप्शन दे देगा, इनहिबिटर, प्रोमोटर, पॉइजन, कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि ये रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहां पर ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इनहिबिटर की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि इन टर्म्स के मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां पर इनहिबिटर कौन हो जाएगा, इथेनॉल, यहां पे इनहिबिटर कौन हो जाएगा, डाइफेनाइलमाइन। ठीक है, अगर मैं बात करूं डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 की, तो वहां पर इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, H3PO4, ग्लिसरॉल, एसिटामाइड, डिक्रीजेस द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, मतलब अगर रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब ये सभी क्या हो जाएंगे, इसके इनहिबिटर हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्म की आती है बात, तो नेक्स्ट टर्म है कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन की बात करें तो कैटालिटिक पॉइजन क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। मैं क्या कर रहा था, आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा था। अब आप क्या हो, कैटलिस्ट हो, आपकी एक्टिविटी डिक्रीज कौन करेगा, आपके फ्रेंड। आपके फ्रेंड एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। ट्रू फ्रेंड कभी डिक्रीज नहीं करेगा, पर जो फ्रेंड होगा ना वो हमेशा डिक्रीज करेगा। यहां पर अपन दोस्ती यारी नहीं करने आए, पहले ही चीज समझ लेना। यार वो तो मेरा दोस्त था, उसने मेरा साथ दिया था, मुझे भी आज उसका साथ देना पड़ेगा, भले ही मेरा कल एलएन में टेस्ट क्यों ना हो। नहीं देना तो नहीं देना, इसलिए यहां पर नहीं आया वो साथ देने के लिए। अगर आपका पक्का दोस्त होगा ना, वो आपकी कंडीशन समझेगा। मुझे एक बात बताओ, आपका टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट है, आपके घर वाले आएंगे, घर वाले कहेंगे आओ मेरे को स्टेशन पे लेने, उनको पता पड़ जाएगा ना कि आपका टेस्ट है, खुद ही मना कर देंगे, कह देंगे हम आ जाएंगे ऑटो से, बेटा टेस्ट देने जा। इसलिए थोड़ा ना रुपए डाले हैं, 2.5 लाख रुपए साल के। 2.5 लाख मतलब समझ रहे हो ना, खुद का रहना खाना बैठना खर्चा, हाई मेंटेनेंस यार। वो भी कम थोड़ी ना है, मेंटेन करके रखना अपने आप को भी। जो पक्का दोस्त होगा ना वो आपकी कंडीशन को समझेगा। आप किसी के पक्के दोस्त बनना चाहते हो, भले वो आपकी तरफ हो या नहीं हो, आपको भी उसकी कंडीशन समझनी पड़ेगी, सामने वाले को भी कंडीशन समझनी पड़ेगी। आप यहाँ पर अपना करियर बनाने आए हो, वो भी अपना करियर बनाना है, दोनों लपक के लगो ना यार। आप ऐसे क्यों सोचते यार, वो मैं तो उसके साथ पिछले संडे गया था मार्केट, वो मेरे साथ मार्केट नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा यार। वो मार्केट ले जाना है क्या आपको यहाँ पर, बोलो 2.5 लाख रुपए इसलिए दिए उसके घर वालों ने कि मार्केट घुमाओ इसको, इसलिए थोड़ा ना दिए यार। करियर बनाओ, करियर बनाना है हो ना, करियर बनाओ। अगर वो पक्का दोस्त होगा, करियर बनाने के बाद आप उसको कॉल करना, या उसकी तरफ से आपके पास आगे बढ़कर कॉल आएगा। ऐसा नहीं कि सर ने, डीपी सर ने बोला था उसका कॉल आएगा हम कॉल नहीं करेंगे, अरे नहीं, आप कर लेना ना यार। आपको वैसे की वैसी फीलिंग आने लगे कि यार ये तो वैसे का वैसा ही है, तो अपने आप दोस्ती रहेगी यार। स्कूल के जो फ्रेंड्स होंगे ना, स्कूल में तो गैंग लेकर घूमते थे, है क्या भी उतनी गैंग, उतने कांटेक्ट है क्या। जो रियल फ्रेंड होगा ना वो कांटेक्ट में रहेगा, भले 5 साल बात करना, उस 5 साल बाद भी बात करोगे ना वैसी ही बात होगी जैसे स्कूल में होती थी। जो रियल फ्रेंड होगा, यहां से भी जाओगे ना, कहीं मेडिकल कॉलेज में चले गए, तो जो रियल फ्रेंड होगा ना वो आपके कांटेक्ट में रहेगा, वैसी ही फीलिंग आएगी, अरे यार जैसा वहां पर कोटा में बात करता ना वैसी ही फीलिंग आ रही है। यहाँ दोस्ती नहीं करना आए हो, करियर बनाना आए हो, एक बार बन जाएगा ना सब मिलेगा। और दोस्त ऐसे नहीं कि 100 होने चाहिए, एक ही होगा ना काफी रहेगा, लाइफ सेटिस्फाइड रहती है। एक ही हो पर सच्चा हो। अब इधर देखो, पॉइजन कौन है, दोस्त है। यहाँ पर हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आपको हर्ट भी हो जाए, पर मैं सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। यार दोस्ती नहीं करना आए हो, आप हेल्प करो ना यार, हेल्प तो अननोन की भी करते हैं, दोस्त की भी करो, पर ऐसे नहीं कि खुद की पोजीशन को सेक्रीफाइस करके उसकी हेल्प करें, नहीं, उस पोजीशन पे नहीं हो आप। ये अभी लाइफ किसी और की दी हुई है आपको, घर वालों ने दी है लाइफ। जब खुद की लाइफ जियो ना तब सेक्रीफाइस करके जीना, तब मजा आएगा, अभी नहीं। इधर देखो, यहां पर बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की और H2S की, ये क्या किसकी तरह एक्ट करते हैं, पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं Fe कैटलिस्ट के लिए। कौन से प्रोसेस में, हेबर्स प्रोसेस में। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S क्या कर रहे हैं, Fe की एक्टिविटी डिक्रीज कर रहे हैं।
Fe की एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, कौन से प्रोसेस में, हेबर्स प्रोसेस में। AS2O3 acts as poison for platinum asbestos in contact process for H2SO4। ये भी क्या कर रहा है, प्लैटिनम एस्बेस्टोस की एक्टिविटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कौन से प्रोसेस में, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ऑटो कैटलिस्ट, नाम से मतलब निकालने की कोशिश मत करना वरना ऐसा लगेगा कैटलिस्ट यहां पर ऑटो चलाता है, नहीं। When one of the product of the reaction begin to act as a catalyst, it is called auto catalyst। इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये रिएक्शन जानी पहचानी लग रही है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर नजर आ रहा है, इसकी जो रेट होती है ये बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। पर जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, अपने आप रिएक्शन की रेट एनहेंस होती चली जाती है। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर अपन ने बाहर से कोई एक्सटर्नली कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस नहीं डाला, कोई कैटलिस्ट नहीं डाला, यहां पर वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको ऑटो कैटलिस्ट। ऑटोमेटिकली अगर कोई प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे जैसे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, मैं कह दूंगा कि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑटो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है रिएक्शन की रेट भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। और ये एग्जाम्पल अपन ने पढ़ भी रखा है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो एसिटिक एसिड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ऑटो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है रिएक्शन की रेट बढ़ती चली जा रही है। और नेक्स्ट एग्जांपल भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कम्युनोफोर वाली रिएक्शन में जो मन होता है वो ऑटो कैटलिस्ट होता है। कम्युनोफोर वाली रिएक्शन में जो मन होता है, मन मतलब मैंगनीज आयंस जो होते हैं वो ऑटो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे जैसे MnSO4 का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, मैं कह सकता हूं मैंगनीज आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, और एक बार मैंगनीज आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट बढ़ती चली जाएगी। ऑटोमेटिकली ये क्या कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अपन ने बाहर से एक्स्ट्रा कोई सब्सटेंस नहीं डाला। तो यहां पर मैंने लिखा है इन द इनिशियल स्टेज द रिएक्शन इज स्लो बट एज सुन एज द प्रोडक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस द रिएक्शन रेट इंक्रीजेस। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट को भी अपन पता है एग्जांपल से ही समझेंगे, एक बार डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन एनहांस द रेट ऑफ अनदर केमिकल रिएक्शन इट इज नोन एज इंड्यूस्ड कैटलिसिस। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या है, सोडियम आर्सेनाइट है। सोडियम आर्सेनाइट का अगर आप एटमॉस्फेयर में इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि नेकेड आई से अगर आप देखोगे तो कोई मेजरेबल चेंज नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ना वो बहुत स्लो है, एक एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दो दो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इतना स्लो होते हैं। तो आप अगर नेकेड आई से देखोगे तो आपको तो ऐसा लगेगा कि यार इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्या नेकेड आई से आप देख पाओगे कि एक एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 10-10 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं देख पाओगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, होगा तो सही पर नेकेड आई से कोई मेजरेबल चेंज नजर नहीं आएगा। पर जैसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर सोडियम सल्फाइड की, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। और जैसे ही आप इन दोनों का मिक्सचर बनाओगे, सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड का मिक्सचर बनाओगे और इस मिक्सचर को जब आप एटमॉस्फेयर में पास कराओगे तो होगा क्या, इसका तो ऑक्सीडेशन होता ही होता है पर इसके प्रेजेंस में इसका भी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, इसके प्रेजेंस में इसका भी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, दूसरी केमिकल रिएक्शन की रेट को एनहेंस कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहां पर आपको फिर मेजरेबल चेंज नजर आने लग जाएंगे, नेकेड आई से चेंज नजर आने लग जाएंगे कि हाँ यार इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। पर क्या इसके अकेले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं, इसके प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो डिफाइन कैसे करा था मैंने, केमिकल रिएक्शन एनहेंस the rate of another chemical reaction, it is called induced catalysis. Sodium arsenite solution is not oxidized by air. If however air is passed through a mixture of sodium arsenite and sodium sulfide, both of them
undergo simultaneous oxidation. The oxidation of sodium sulfite thus influences the oxidation of sodium arsenide. ठीक है, नेक्स्ट बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट की, तो कुछ कुछ अपन ने कैरेक्टरिस्टिक कैटलिस्ट के देख लिए थे, कहां पर, केमिकल काइनेटिक्स में। कुछ कुछ आपने कैरेक्टरिस्टिक देख रखे थे केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है, साथ ही साथ इक्विलिब्रियम अटेन करने में जो टाइम लगता है उसको डिक्रीज कर देता है। केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था कि जो रेट कांस्टेंट होता है वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। याद करो, रेट कांस्टेंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, तो जो जो कैरेक्टरिस्टिक अपन पढ़ चुके हैं वो भी देखेंगे और जो नए कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी देखेंगे, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अपन। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अ कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन बट कैन चेंज देयर फिजिकल स्टेट। ये मैंने बताया था, है ना, जैसे निकलेगा वैसे ही घुस जाएगा पर उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज अ रिएक्शन। मतलब जितने भी कैटलिस्ट अपन यूज करते हैं वो क्या होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं। हाईली एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक कैटलिस्ट सफिशिएंट है मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैटलाइज करने के लिए, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होते हैं, वापस से रीजनरेट हो जाते हैं और नए रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। तो यहां पर इनका नेचर क्या बताता है, हाईली एफिशिएंट होते हैं, साथ ही साथ ये हाईली स्पेसिफिक भी होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई सी भी रिएक्शन का कोई कैटलिस्ट उठाया और उसको दूसरी रिएक्शन में डाल दिया, नहीं, हर रिएक्शन का एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है। जैसे अगर अपन बात करें हेबर्स प्रोसेस की, तो वहां पर Fe ही यूज करना पड़ेगा, आप जिंक यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो इनका नेचर क्या होता है, स्पेसिफिक नेचर भी होता है, अभी आगे आएगा पॉइंट। जनरली कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अगर कोई रिएक्शन आप इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट करा रहे हो और वही रिएक्शन आप इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट करा रहे हो, दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा, प्रोडक्ट का नेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शंस में हो जाता है पर अपने सिलेबस में वो रिएक्शंस नहीं गिवन है, इसलिए यहां पर वर्ड यूज कर लिया जनरली। अपने सिलेबस में नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है, भले ही आप इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कराओ या इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कराओ वो रिएक्शन। कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर, अभी मैंने आपको बता दिया। When a catalyst is a solid, it is usually more efficient when used in finely divided form. याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप कैटलिस्ट ले रहे हो सॉलिड फॉर्म में और उसको फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ले रहे हो, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म मतलब पार्टिकल की साइज क्या है, छोटी, पार्टिकल की साइज छोटी है, मतलब मैं कह सकता हूं उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। ठीक है, अब अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा मतलब मैं कह सकता हूं एक गुड एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा। और यहां पर अगर अपन बात करें, जो कैटालिसिस फिनोमिना है ये सरफेस पे होने वाला फिनोमिना होता है, इसलिए अपन कैटालिसिस इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, सरफेस पे होने वाला फिनोमिना होता है। अब यहां पर अगर आप कैटालिस्ट सॉलिड ले रहे हो, सॉलिड ले रहे हो, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ले रहे हो, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा, पार्टिकल साइज छोटी, मतलब एक गुड एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा ये। यहां पर इसके सरफेस पर जो एड्सॉर्प्शन होगा अच्छे लेवल पर होगा, ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर जो कैटालिसिस का भी अपन थ्योरी पढ़ेंगे ना, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, तो उसमें अपन देखेंगे कि यहां पर जो कैटालिसिस होता है, जैसे परफॉर्म होता है, वहां पर एड्सॉर्प्शन होता है कैटलिस्ट के सरफेस पर। अब कैटलिस्ट के सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होना है मतलब कैटलिस्ट किसकी तरह एक्ट करेगा, एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा। और अगर आप इसको फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लोगे तो उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, more efficient when used in finely divided form. Next characteristic हो जाएगा, catalyst can change rate constant of the reaction. Next characteristic की बात करें, next characteristic की बात करें, next characteristic है catalyst participate in mechanism of reaction. कैटलिस्ट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। याद करो, मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बताया था डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ I-, याद होगा अगर आपको, है ना। I- रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था,
वो क्या था, कैटलिस्ट था। और याद करो वो क्या बना रहे थे, इंटरमीडिएट बना रहे थे। जो बीच में बना था बीच में ही खत्म हो गया था और वापस से I माइनस रीजनरेट हो गया था। और वहां पर उसी एग्जाम्पल में अपन ने ये भी देखा था कि जो कंसंट्रेशन होता है कैटलिस्ट का वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी बिकॉज दे आर स्टेट फंक्शन। डेल्टा एच है वो चेंज नहीं होगा भले ही आप रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कराओ या इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कराओ। रिएक्टेंट रिएक्टेंट ही रहेगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही रहेगा। अब अगर मैं यहां पर डेल्टा एच की बात करूं तो डेल्टा एच सेम ही रहेगा। और डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। डेल्टा जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। डेल्टा एस क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं कैटलिस्ट क्या करता है, एक ऑल्टरनेट पाथ सेलेक्ट करता है रिएक्शन को कराने के लिए, ठीक है। पर इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब कह सकता हूं अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो जितने भी स्टेट फंक्शन है ये चेंज नहीं होते कैटलिस्ट के कारण। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अ कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन गिवन कंडीशन पे नहीं होती है, आप उसमें भले कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करा दो वो तब भी नहीं होगी। कैटलिस्ट कभी भी कोई रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, स्टार्ट नहीं करता है, वो सिर्फ रिएक्शन की रेट को एक्सेलरेट करता है, दैट्स इट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपने पढ़ा था कहां पर, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, रीड करो एक बार, समझ में आएगा ये भी। Catalyst helps in attaining the equilibrium state rapidly. Catalyst क्या करेगा, सेम प्रोपोर्शन से फॉरवर्ड रेट भी बढ़ाएगा और बैकवर्ड रेट भी बढ़ाएगा। इसलिए कैटलिस्ट के कारण इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज नहीं होता है, पर इक्विलिब्रियम अटेन करने में जो टाइम लगता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे कैटलिस्ट के। अब अपन देखेंगे थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, ये नहीं कहेगा थ्योरी लिखकर दिखाओ। ये सपोज करो चार ऑप्शन में चार थ्योरी दे दी और बोलेगा कि कौन सी थ्योरी सही है बताओ, नहीं। ये मेनली कहां पर काम आएगी, बोर्ड्स में काम आएगी। अब यहाँ पर आपके दो थ्योरी दे रखी, बहुत छोटी छोटी थ्योरी है, बहुत छोटी छोटी और आसानी से समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहली थ्योरी की बात करें, पहली थ्योरी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ये मेनली अपन यूज कहां पर करते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस के दौरान करते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी बहुत आसान सी है, ये आपको पता भी होगा। इसको अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड में अगर ये थ्योरी आती है तो अगर इसको थ्योरी के फॉर्म में समझाने की कोशिश करोगे ना एग्जामिनर को, वो समझ जाएगा कि पागल बना रहा है स्टूडेंट। हमेशा ध्यान रखना, या तो एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करना या फ्लो डायग्राम से समझाने की कोशिश करना। ये नहीं इंक्लूड करोगे सही में समझेगा पागल बना रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आप थ्योरी में क्या लिख रहे हो। एग्जाम्पल से अगर मैं समझूं तो यहाँ पर अपन को फॉर्मेशन किसका देखना है, SO3 का। SO3 का फॉर्मेशन कैसे होगा, SO2 और O2 के रिएक्शन के कारण होगा, ठीक है। और यहाँ पर अपन कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, NO, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी में होता क्या है इसको समझना। अगर SO3 का फॉर्मेशन करना है तो रिएक्शन किसके बीच में होनी चाहिए थी, SO2 और O2 के बीच में। पर SO2 और O2 के बीच में रिएक्शन नहीं होती। जैसे ही मैंने यहां पर कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस करा, कैटलिस्ट क्या करेगा, एक अल्टरनेट पाथ सेलेक्ट करेगा। और वो क्या करेगा, जो कैटलिस्ट है वो वन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वन ऑफ द रिएक्टेंट्स कौन हो जाएगा, O2। इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा। और ये जो इंटरमीडिएट बना ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो इंटरमीडिएट बना वो क्या करेगा, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। और याद करो आपको पता है इंटरमीडिएट क्या होता है, जो बीच में बने और बीच में ही खत्म हो जाए उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट ने क्या करा, दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा और फाइनली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और कैटलिस्ट वापस से रीजनरेट हो जाएगा ताकि वो और नए रिएक्टेंट्स को कैटलाइज कर सके, ठीक है। यही थ्योरी थी। अब यहां पर कैटलिस्ट ने क्या करा है, एक ऑल्टरनेट पाथ सेलेक्ट करा है।
वैसे तो रिएक्शन किसके बीच में होनी थी, डायरेक्टली SO2 और O2 के बीच में होनी थी, पर कैटलिस्ट ने क्या करा, एक ऑल्टरनेट पाथ सेलेक्ट करा जिसका एनर्जी बैरियर क्या था, कम था, इसलिए रिएक्शन की रेट क्या हो गई, बढ़ गई। पढ़ लेते हैं अब इसको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैटलिस्ट कंबाइंस विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू गिव एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। This intermediate compound reacts with the other reactants and give the product and regenerates the catalyst in its original form. Thus, the reactants do not directly combine with each other. Instead, they react through the catalyst, which provides an alternative pathway with lesser energy of activation. ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी, और एडजॉर्प्शन थ्योरी अपन मेनली अप्लाई करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस पे। ठीक है, और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात करें तो एडजॉर्प्शन थ्योरी अभी मैंने आपको बताया था मेनली कहां पर यूज करेंगे, जब कैटालिस्ट किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। जब उसको अपन फाइनली डिवाइडेड स्टेट में यूज करेंगे तो मोर इफेक्टिवली वर्क करेगा। द रोल ऑफ अ सॉलिड कैटालिस्ट इन एनहांसिंग द रिएक्शन रेट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इन द फॉलोइंग स्टेप्स। आपके मॉड्यूल में जो दे रखा है इसको थोड़ा सा सही कर लेना। एक तो ये इन दोनों के बीच का बॉन्ड नहीं दे रखा होगा, इसको बनाओ। ठीक है, दूसरा फाइनली जो प्रोडक्ट बना है, जो लास्ट स्टेप है, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट के बीच में प्लस साइन तो लगा हुआ होगा, पर ए और बी के बीच में बॉन्ड नहीं बना हुआ होगा, उसको बनाओ। ठीक है, अब इसको समझो। अगर मैं यहां पर बात करूं तो ए और बी क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है। ए और बी क्या है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है, और यहां पर मैंने क्या ले लिया, कैटलिस्ट ले लिया। कैटलिस्ट कैसा लिया है, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में लिया है, मतलब इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा, मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब एक गुड एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा, मतलब अपने सरफेस पर मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब होने देगा। जैसे ही ए और बी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पर एड्सॉर्ब होंगे तो मुझे कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गए, एड्सॉर्ब हो गए। अपन जानते हैं ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन जो डेल्टा एच होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एड्सॉर्प्शन कैसा फिनोमिना होता है, एक्सोथर्मिक फिनोमिना होता है, मतलब जब ये पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूटिलाइज करेंगे ये पार्टिकल्स, ताकि इनके बीच में क्या बन सके, बॉन्ड बन सके। क्योंकि अपन जानते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उनको मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी इनको कहां से मिलेगी, एक्सोथर्मिक की मदद से मिलेगी। जैसे ही एड्सॉर्प्शन हुआ, हीट रिलीज हुई, वो हीट ये यूटिलाइज करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां पर इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, ये जो कंपाउंड है ये क्या कंपाउंड कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड कहलाएगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड जब ब्रेक होगा तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, इसके सरफेस से डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, और फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, और कैटलिस्ट वापस से रीजनरेट हो जाएगा ताकि वो और नए रिएक्टेंट्स को क्या कर सके, कैटलाइज कर सके। ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर अपन ने देखा कि एड्सॉर्प्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई, एड्सॉर्प्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहां पर यूटिलाइज हुई, इनके बीच में बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हुई। तो मैं कह सकता हूं कैटलिस्ट ने क्या करा, एक ऑल्टरनेट पाथ सेलेक्ट करा जिसकी मदद से रिएक्शन की रेट क्या हो गई, एनहेंस हो गई, क्योंकि ये जो एनर्जी इन्होंने यूज करी वो अल्टीमेटली पूरे सिस्टम से ही आई, अपन को बाहर से देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है बात सभी को। साथ ही साथ मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि जब ये एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो इनके पास ज्यादा टेंडेंसी होगी एक दूसरे के साथ कंबाइन होने की, एज कंपेयर टू जब ये फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली जब ये मूव करेंगे तो इनके पास कंबाइन होने की जो टेंडेंसी होगी, जो कैपेसिटी होगी, वो कम होगी, एज कंपेयर टू जब ये किसी सरफेस पर एड्सॉर्ब हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगर अपन यहां पर बात करें, आपके पेज नंबर 185 पर एक टेबल दे रखी है। ये जो टेबल है ये, इसमें आप देखिए, इसमें नेम रिएक्शंस गिवन है, हेबर्स प्रोसेस गिवन है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस गिवन है। ये चीजें आपने एक दो रिएक्शंस, आपने नेम रिएक्शंस पहले से पढ़ रखी हो, हेबर्स प्रोसेस पढ़ रखी होगी, ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ रखा होगा, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसमें जितने भी नेम रिएक्शंस और गिवन है जो आपने नहीं पढ़ रखे हैं
वो आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ कुछ तो अपन ने यहाँ पर भी पढ़ भी रखे, केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ रखे, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया, है ना, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ रखी हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़ रखी है वो भी आप पढ़ लेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जब ये शुरू होगा। ठीक है, तो जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी ना, तो जितनी भी नेम रिएक्शंस है ऑलमोस्ट सारी की सारी आप पढ़ चुके होंगे, तो स्पेशली यहां पर इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक? हाँ, क्या कह रहे थे आप? इंटरमीडिएट बनेगा ना, इंटरमीडिएट बनेगा जो, वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अटैच हो गया, साथ ही साथ फिर इन्होंने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया था, जैसे ही बॉन्ड बना वो अनस्टेबल हो गया, जो इंटरमीडिएट बना ना वो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, तो यहां पर अपने आप ही सरफेस से ही क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जब ये डिसॉल्व हो जाएंगे तो वापस से कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें जियोलाइट्स की, जियोलाइट्स आपने पढ़ रखा है, याद करो, ये क्या होते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, होते कैटलिस्ट ही हैं, पर इनका एक और नाम होता है शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो कैटालिटिक रिएक्शन होती है, यहां पर जो कैटालिटिक रिएक्शन होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। जो भी कैटालिटिक रिएक्शन होती है वो हमेशा दो चीजों पर डिपेंड करती है, क्योंकि कैटालिटिक रिएक्शन दो चीजों के बीच में होती है, एक रिएक्टेंट और दूसरा कैटलिस्ट। अब ये जो कैटालिटिक रिएक्शन है दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक किस बात पे डिपेंड करेगी, पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगी, और दूसरा यहां पर कैटालिटिक रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जियोलाइट्स को अपन शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो कैटालिटिक रिएक्शन है ये शेप ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट पे डिपेंड करते हैं। यहां पर जो कैटालिटिक रिएक्शन होती है किस बात पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी और रिएक्टेंट के साइज पे डिपेंड करेगी। तो यहां पर जो कैटालिटिक रिएक्शन होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अब यहां पर पोर साइज की बात करें तो पोर साइज किस रेंज में लाई करती है, 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर। अब जियोलाइट की बात करें तो जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, बिल्कुल वैसे का वैसा स्ट्रक्चर नजर आता है जियोलाइट का। मधुमक्खी के छत्ते में छोटे 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 गोल गोल होते हैं, और वो क्या होते हैं, हॉलो होते हैं, दिखाई देते होंगे, हॉलो होते हैं, वैसे का वैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं जियोलाइट के फॉर्मूले की बात करूं तो इस फॉर्मूले में सोडियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, सिलिकेट भी होता है, इसलिए इनका एक और नाम होता है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। इनको और क्या बोलते हैं अपन, वाटर सॉफ्टनर भी बोलते हैं, कैटायनिक एक्सचेंजर भी बोलते हैं। वाटर सॉफ्टनर का मतलब क्या होता है, जो वाटर हार्ड होता है, हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं होता है कि वाटर हार्ड है, नहीं, उसमें कौन मौजूद है, आयंस मौजूद है, इसलिए उस वाटर को क्या बोला गया है, हार्ड वाटर बोला गया है। और जियोलाइट क्या करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाते हैं, इसलिए वाटर सॉफ्टनर बोला जाता है इनको। अब सॉफ्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हार्ड वाटर में अपन जानते हैं आयंस होते हैं, तो जियोलाइट्स क्या करते हैं, कैटायंस को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इसलिए कैटायनिक एक्सचेंजर भी बोलते हैं। एक्सचेंज ओनली कैटायन फ्रॉम हार्ड वाटर, तो हार्ड वाटर को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं। अब कैसे सॉफ्ट करते हैं, कैटायन एक्सचेंज करके, तो वाटर सॉफ्टनर भी कहलाते हैं और कैटायनिक एक्सचेंजर भी कहलाते हैं। और क्या नाम है इनका, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, इनको 3D सिलिकेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3D सिलिकेट भी बोलते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पर अपन को जियोलाइट के ऑल्टरनेट नेम्स याद करने हैं। अगर मैं इनके ऑल्टरनेट नेम्स की बात करूं तो पहला नाम क्या हो जाएगा, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट भी बोलते हैं, वाटर सॉफ्टनर भी बोलते हैं, 3D सिलिकेट भी बोलते हैं, और कैटायनिक एक्सचेंजर भी बोलते हैं। और इनके पोर साइज की बात करूं तो पोर साइज कहां से कहां तक लाई करती है, 260 पिकोमीटर टू 740 पिकोमीटर। अब अगर जियोलाइट को आपको एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज करना है तो आप क्या करो, जियोलाइट को आप वैक्यूम में क्या करो, इसको हीट करो, वैक्यूम में क्या करो आप, इसको हीट करो। तो हीट करने से क्या होगा, जितने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे,
इवेपोरेट हो जाएंगे। हीट कराने से क्या होगा, जितने भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे। तो जियोलाइट जो है वो मोर पोरस बन जाएगा। मोर पोरस बनने के कारण मैं कह सकता हूं उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। Zeolite before using as catalyst are heated in vacuum so that the water of hydration, water of hydration का मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी volatile components है is lost and as a result zeolite become porous। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपके सिलेबस में दे रखा है जिसका नाम है ZSM5। जियोलाइट को अपन यूज करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में ताकि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का क्या कर सके, अपन क्रैकिंग कर सकें, और आइसोमराइजेशन में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं नॉर्मली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। और जो जियोलाइट अपन यूज करते हैं फॉर क्रैकिंग डाउन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन वो जियोलाइट होता है ZSM5। ठीक है, 2019 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जहां पर 4 स्टेटमेंट थे या 3 स्टेटमेंट थे, जिसमें से एक स्टेटमेंट सरफेस केमिस्ट्री का था, 2 स्टेटमेंट किसी और चैप्टर के थे। मतलब मैं कह सकता हूं इनडायरेक्टली क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का पूछा गया था, इनडायरेक्टली। 3 या 4 स्टेटमेंट थे जिसमें से एक स्टेटमेंट या ZSM5 का था, बाकी जो दूसरे स्टेटमेंट्स थे वो दूसरे चैप्टर के थे। ठीक है, नॉर्मली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आइसोमराइजेशन। कौन सा जियोलाइट यूज करते हैं, ZSM5 यूज करते हैं। तो यहां पर अपन को इनके ऑल्टरनेट नेम्स याद करने हैं, पोर स्ट्रक्चर याद करना है, एग्जाम्पल याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये भी आपने पढ़ रखा है, एंजाइम कैटालिसिस, है ना। एंजाइम कैटालिसिस अपन ने पढ़ रखा है। ये कौन सी रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है। इसलिए अपन इसको बायो में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इसलिए क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है, कैटेलाइज करता है। दोनों जगह पढ़ते हैं तो इन दोनों रिएक्शंस को क्या करता है, ये कैटेलाइज करता है। और अगर मैं बात करूं एंजाइम कैटालिसिस की, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको अपन डिराइव करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। Enzymes are complex nitrogenous organic compounds which are produced from living plants and animals। आपने ये पढ़ रखा होगा बायो में कि ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनका मोलर मास जो होता है वो हाई होता है, और अगर इनका अपन सोल्यूशन बनाए तो ये कोलाइडल सोल्यूशन की तरह एक्ट करते हैं। They are actually protein molecules of high molecular mass and form colloidal solutions in water। ठीक है, और ये कौन सी रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, दे कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब याद करिए, टेबल पढ़ रखी है अपन ने, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने देख रखे हैं। जब भी अपन कैटालिस्ट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हाईली एफिशिएंट होता है। हाईली एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक ही कैटालिस्ट सफिशिएंट है मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स को, मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट्स को कैटालाइज करने के लिए। ठीक है, इनका नेचर जो होता है हाईली स्पेसिफिक भी होता है कि एक कैटलिस्ट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन को ही कैटलाइज कर पाएगा। ऐसे नहीं कि एक कैटलिस्ट को हर जगह यूज कर लो, नहीं। वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन। इनका एक्टिव जो नेचर होता है, ये हाईली एक्टिव कब होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर होता है, ये भी पढ़ रखा होगा। और अगर मैं यहां पर बात करूं इनके लिए प्रोमोटर्स कौन होंगे, ये तो क्या है, कैटलिस्ट है। इनकी एक्टिविटी कौन बढ़ाएगा, इनकी एक्टिविटी बढ़ाएंगे कोफैक्टर और कोएंजाइम्स। मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, प्रोमोटर की तरह एक्ट कर रहे हैं। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर एंड कोएंजाइम्स। क्लियर है यहां तक। और याद करो आपने कीलॉग थ्योरी भी पढ़ रखी है ना। कीलॉग थ्योरी की बात करें तो ये क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस होता है। इसको एक बार देख लेते हैं। होता क्या है, एंजाइम के सरफेस पर तो अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसको मैकेनिज्म से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपन। ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, इनके सरफेस पर बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं, बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं। एक्टिव साइट कौन सी होती है, ये एक्टिव साइट है। ये क्या है, इनकी एक्टिव साइट है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती है एंजाइम के सरफेस पर। और ये एंजाइम सिर्फ उन्हीं रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं जिन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री शेप
बियर करते हो। अगर रिएक्टेंट के सरफेस पर कॉम्प्लीमेंट्री शेप मौजूद है तो ये एंजाइम उन्हीं रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकते हैं, उन्हीं रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कैटलाइज कर सकते हैं। तो ये होगा क्या, यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री शेप एग्जिबिट कर रहा है, मतलब ये किसकी तरफ फिट हो जाएंगे, जैसे एक लॉक के अंदर की फिट होती है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और अपन जानते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। ग्राफ कुछ ऐसा बनता था और ऊपर क्या बनता था, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा और फाइनली अपन को क्या ऑब्टेन होगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। और साथ ही साथ जो एंजाइम है वो वापस से रीजनरेट हो जाएगा और वापस से ये क्या करने की कोशिश करेगा, और नए रिएक्टेंट्स को कैटलाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका ये जो एक्टिव साइट है ये वापस से क्या हो गई, रीजनरेट हो गई। तो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट या और रिएक्टेंट्स को कैटलाइज करेगी। सबस्ट्रेट का मतलब यहां पर क्या होता है, रिएक्टेंट ही होता है। तो इसको रीड कर लेते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स ऑफ डेफिनेट शेप प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ एंजाइम्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सबस्ट्रेट which have complementary shape fit into these cavities just like a key fits into a lock. In the presence of active groups, an activated complex is formed which then decomposes to yield the product. कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। पहले पॉइंट की बात करें, डी ब्लॉक मेटल्स क्या होते हैं, गुड कैटलिस्ट होते हैं। गुड कैटलिस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, या मैं ऐसे कह दूं अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जो वो गुड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। हेबर्स प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, एफई। जनरली आप देखना जो कैटलिस्ट होंगे वो एफई, जिंक, निकल, यही होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन पॉइंट्स को सिर्फ आपको थॉरली रीड करना है। ठीक है, सिर्फ थॉरली रीड करके रखना इन पॉइंट्स को, बस एक दो बार पढ़ के रखोगे ना तो अपने आप ऑप्शन में पहचान में आ जाएगा। पर वैसे इनमें से पूछता नहीं है, पर फिर भी ठीक है, दे रखे हैं तो थोड़ा थॉरली आप इसको क्या कर लेना, रीड कर लेना। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर इज कॉल्ड एक्वाडैग, while that in oil is called oil dag. Gold solution in water is called purple of Cassius. सिलिका जेल की फॉर्मेशन याद रखना। सिलिका जेल याद करो, मैंने आपको बताया था कहां पर यूज करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में यूज करते हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने में यूज करते हैं। किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है। इसको अपन वाटर ग्लास भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जब डाइल्यूट HCl में अपन डाइल्यूट सोडियम सिलिकेट ऐड कर देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सिलिका जेल का फॉर्मेशन होता है। सिलिका जेल अ कोलाइडल डिस्पर्जन ऑफ हाइड्रेटेड SiO2 कॉल्ड वाटर ग्लास which is formed when dilute HCl is added to dilute solution of sodium silicate. डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट में जब अपन डाइल्यूट HCl डाल देते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, सिलिका जेल का फॉर्मेशन होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले दिन बोला था कि जो एप्लीकेशंस है ना, अपन ने एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन भी देखी थी, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखी थी, जैसे कि सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, गैस मास्क, है ना, रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सब्सटेंसेस। ये सारी एप्लीकेशंस अपन ने देखी थी। तो मैंने आपको बोला था कि ये सारी एप्लीकेशंस आप रीड कहाँ पर करना, एनसीईआरटी से रीड करना। ठीक है, एनसीईआरटी में सारी दे रखी है, पर इनको पता है एक थॉरो रीडिंग दे देना, बस सिर्फ एक थॉरो रीडिंग। ठीक है, अब उन एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन और जोड़ लेना आप। अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में एक एप्लीकेशन जोड़ लेना, कोलाइडल सल्फर सॉल्यूशन जो होता है वो अपन कॉमनली यूज करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस। आपके यहाँ मॉड्यूल में दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दे रखा है, गोल्ड नंबर के जस्ट बाद दे रखा होगा, वहीं कहीं दे रखा हो, कैटलिस्ट के जस्ट पहले, पेज नंबर 182 182 में देखिए मेडिसिन करके दे रखा है, मेडिसिन करके दे रखा है ना, वहां पर बस ये छोटा सा पॉइंट इंक्लूड कर देना, कोलाइडल सल्फर सॉल्यूशन कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस। वैसे मटेरियल आपको मिल ही जाएगा, है ना, 182 में। मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था, इसका होमवर्क नहीं दिया था मैंने आपको, किसने बनाया ये, बनाए थे आपने, किसी को डाउट है तो बोलो। कौन सा, 27 में, क्या डाउट है।
हम्म। BB1 बनाई थी आपने, बिगनर्स बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 5। आपको 10 की पावर नेगेटिव लॉग सॉल्व करना आता है? 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू सॉल्व करना आता है? हम्म, आता है ना? तो बस BB2 में, BB2 का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हूं मैं, BB2 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है 1? अच्छा BB1 ही है क्या वो? अच्छा, BB1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या आएगा, 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू आएगी, बस उतना सा ही है। वैसे तो ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अपन ने देख रखा है, क्लास में देख रखा है, बस ये यहाँ पर है कि 10 की पावर नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको बताया गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, है ना? 10 की पावर में जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो डेसिमल से पहले वाली टर्म को क्या करना, -1 करना, और डेसिमल के बाद वाली टर्म को 1 से माइनस कर लेना, है ना? BB2 की बात करें, BB2 आपसे हो जाएगा, देख लीजिए आप, ऐसा क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं। BB3 और BB4, एक काम करो, BB3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 BB3 का, BB3 का क्वेश्चन नंबर 1 4 तो जाएगा, है ना? हाँ, एक्सरसाइज नंबर 1 में कौन डाउट बता रहा था? 27, 27 में क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रोफोरेसिस की अगर मैं बात करूं ना, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन मूवमेंट एग्जैक्टली देखते किसके हैं, सिर्फ डीपी पार्टिकल्स का मूवमेंट देखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब डीपी पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम दिया गया। मीडियम करेगा पर अपन वहां पर मूवमेंट किसका देख रहे हैं, डीपी पार्टिकल्स का देख रहे हैं। अब मीडियम की बात करेंगे स्पेशली, तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहलाएगा, और वहां पर सिर्फ मीडियम ही मूव करेगा, मतलब डीएम ही मूव करेगा बस। क्यों? क्योंकि अपन मूवमेंट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ, जो सोल होता है वो खुद ही एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और यहां पर क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कोलाइडल सॉल्यूशंस, है ना? समझ में आ गया? अब अगर मैं यहां पर बात करूं, एक काम करो, जिलेटिन, जिलेटिन जिलेटिन जिलेटिन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, जिलेटिन किस किस को प्रोटेक्ट करेगा? जिलेटिन खुद क्या है, एक लायोफिलिक है, वो किसको प्रोटेक्ट करेगा? लायोफोबिक को प्रोटेक्ट करेगा। और याद करो, लायोफोबिक का मैंने एक भी एग्जांपल याद करने को नहीं बोला था, पर अपन पहचान सकते हैं, जितने भी मेटल्स होंगे सारे लायोफोबिक होंगे, और उन सबको प्रोटेक्ट करेगा। मुझे तो एक बात बताओ, अगर जिलेटिन का मुझे पपीता बनाना है, जिलेटिन का मुझे पपीता बनाना है, प्रेसिपिटेट बनाना है, कैसे बनाऊंगा? अल्कोहल और एसीटोन डाल के, क्योंकि जिलेटिन क्या है, लायोफिलिक है, और लायोफिलिक को कोगुलेट कैसे करेंगे? अल्कोहल और एसीटोन डाल के। और किसी को कहीं डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 40, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 49 वाले में डाउट है। 49 में क्या डाउट है? गोल्ड नंबर अभी मैंने आपको बता दिया, जितना मिलीग्राम आप क्या डालोगे, लायोफिलिक कोलाइड डालोगे, वही क्या होगा, गोल्ड नंबर होगा। अब ये कह रहा है अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड, यहाँ पर सोने चांदी की कोई बात नहीं होती है ना? एक काम करो, एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना जरा, और 15 भी सॉल्व करो, 14 एंड 15। समझ में आ रहा है ना? अच्छा 15 सॉल्व करना जरा।
ऑफ हैदराबाद, ऑफ में ओ जो होता है वो ऑक्साइड होता है, हैदराबाद में हाइड्रोक्साइड होता है। इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है एग्जामिनर। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 देखो, AS2S3। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 10 में यह पता करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज कोलाइड है, नेगेटिव चार्ज कोलाइड है। नेगेटिव है, तो इसको कोगुलेट कौन करेगा? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन के चार्ज देख लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसलिए जितनी भी टेबल याद कराइए ना, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। आप एक भी टेबल स्किप नहीं कर सकते हो, एक भी टेबल स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो और क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। ये सारी टेबल मैंने इसलिए समझाई थी आपको। और अभी इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 2 की बात करूं, कुछ क्वेश्चन स्किप्ड है यहां पर, क्योंकि जो रिपीट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हटा दिए जाते हैं। जो रिपीट पैटर्न वाले पे या रिपीट टॉपिक पे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। पूछा गया हुआ है, 3-4 बार पूछे गए ये क्वेश्चंस। एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार करना। फोर्थ समझ में आ रहा है ना? एक बार क्वेश्चन नंबर 5 करना। मेरी बात सुनो एक मिनट। पिछले 2-3 साल से पता है क्या हो रहा है? एग्जामिनर जो है ना, वो बहुत चालाक हो गया है। वो बहुत चालाक हो गया है। वो क्या करेगा, या तो आपसे चार स्टेटमेंट देगा और पूछेगा सबसे सही कौन सा है या सबसे गलत कौन सा है ना? एक ऐसा स्टेटमेंट देगा जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा, सिर्फ गूगल को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में आपको जो बिल्कुल श्योर शॉट गलत लगे, सिर्फ वही टिक करना। बिल्कुल श्योर शॉट। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा, क्योंकि आधे से ज्यादा जो लोग होते हैं, जो जनता बैठती है नेट में, उन्होंने कुछ कम ही पढ़ा रखा होता है, आधा अधूरा पढ़ रखा होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो अलग ही स्टेटमेंट होता है ना, बिल्कुल अलग, जो पहली बार सुन रहे हैं, वही आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको खुद को पता रहता है हमने आधा अधूरा पढ़ा है, मतलब ये पढ़ा नहीं होगा, मतलब यही आंसर होगा, तो वो उसको टिक कर देते हैं। मैं सही में बता रहा हूं, आधे से ज्यादा जनता यही करती है। जो पढ़ा हुआ नहीं होता ना स्टेटमेंट, उसी को टिक करके आ जाती है। जो अनकॉमन सा लगता है, अलग सा ही दिखता है, तो उनको लगता है यही आंसर होगा, वो कभी आंसर नहीं होता है। हाँ, वो स्टेटमेंट ही खराब होता है। तो जो भी चारों में से स्टेटमेंट आप देखो, उसमें से ये सेलेक्ट करना कि श्योर शॉट कौन सा गलत स्टेटमेंट है। ऐसे बहुत सारे एनोनिमस स्टेटमेंट देगा जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। ऐसे कहते हैं ना, हवा में बातें करने वाली बात होती है। एग्जामिनर चाहता ही नहीं है कि वो स्टेटमेंट आप पढ़ो। उसको तो क्या मतलब है, वो वही पढ़े और वही टिक करें जिन्होंने हाफ नॉलेज है जिनके पास। ठीक है, तो अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 देखो, प्रोटीन सोल के बारे में अपन ने कहीं पढ़ा ही नहीं है ना? पर ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये आपको पता होना चाहिए। याद करो, ब्रेडिक आर्क के मैंने आपको एग्जाम्पल भी याद करा दिए। अमीर, बिल्कुल सही कह रहे हो, अमीर सब्सटेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो सीक्वेंस है एक्सरसाइज नंबर 1 की, वो मैंने याद करा दिया आपको। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेट 2023। हैप्पी होली।